चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 टू 1990। इसका मतलब हमने पिछले चैप्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ा था कि 1947 से 1990 तक कैसा क्या ट्रेंड था एग्रीकल्चर सेक्टर में। इस क्लास में हम इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। कि इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इसे स्पेसिफिकली पढ़ने की जरूरत है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ये बताते हैं कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर बात करें सबसे पहला पॉइंट दे रखा है एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये है कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका सेंट्रल पॉइंट है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। यानी सबसे मेन पॉइंट हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए क्या है, वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जब इंडस्ट्री ग्रो होगी तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अब ये स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ क्योंकि ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में काफी बार पूछा जा चुका है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जब कोई इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर से सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो, यानी उनकी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा काम करे और धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर की डोमिनेंस कम होकर सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर ग्रो करे। सो इट इज नोन एज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। सो पहला पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंडस्ट्री की ग्रोथ इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब ये स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि इसलिए जरूरी है, पहली चीज देखिए एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर अनसर्टेन एक्टिविटी है। तो जब लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में आएंगे तो ऐसे जॉब में आ रहे हैं जिसमें सर्टेनिटी ज्यादा है। सेकंड चीज, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो पूरे साल का काम नहीं है, सीजनल ऑक्यूपेशन है वो। जबकि इंडस्ट्री अपार्ट फ्रॉम सम इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज हो सकती है जो सीजनल हो, मेजोरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज जो है वो सारे साल काम करती है। तो जब एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं तो एक ऐसी ऑक्यूपेशन की तरफ मूव कर रहे हैं जो सारे साल काम करेगा, जिसमें प्रोडक्शन ज्यादा होगी। प्रोडक्शन ज्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली जीडीपी की ग्रोथ होगी। अच्छा, फिर एक चीज और ये है कि अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा ग्रो करे तो एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा ग्रो करने से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड में ज्यादा ग्रोथ नहीं आती। वेयरएज इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर ज्यादा ग्रो करेगा तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो प्रोडक्ट्स तैयार करता है उनकी डिमांड में ज्यादा ग्रोथ आती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उनका कंजम्पशन तो हमारा लिमिटेड ही होता है। मान लीजिए अगर हम 4 रोटी खाते हैं तो 4 रोटी के लिए जितना गेहूं चाहिए उतना ही चाहिए, चाहे इस साल गेहूं की उपज ज्यादा हो चाहे कम हो। अगर हम 4 रोटी खाते हैं तो 4 ही खाएंगे। लेकिन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी ग्रोथ ज्यादा होती रहती है। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज ग्रो करती है उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा ग्रो करती है। सो एक पॉइंट ये इसलिए भी जरूरी है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हम बात कर रहे हैं पहले पॉइंट का कि वाई इंडस्ट्री इज एन एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। तो ये था पहला पॉइंट कि क्यों इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। सो हर वो काम जिससे लोगों को रोजगार मिल सके वो कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा प्रोवाइड करवाता है। अभी मैं यहाँ साथ के साथ कंपैरिजन लेके चल रहा हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर का, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को स्टडी किया पिछली क्लास में। तो ये जानना जरूरी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। हमने इसके प्रॉब्लम्स में पढ़ा था। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कि जितने जरूरत है लोगों की उनसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो अगर उन्हें एग्रीकल्चर सेक्टर से निकाल दे, भाई उनकी जरूरत तो वहां पे है नहीं, क्योंकि अगर वो जो एक्स्ट्रा लोग वहां पे काम नहीं भी करेंगे तो प्रोडक्टिविटी पे ज्यादा असर नहीं होगा। अगर उन्हें निकाल देंगे तो उन्हें कहीं तो काम चाहिए। वो काम कौन प्रोवाइड करवाता है? वो प्रोवाइड करवाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। दूसरी चीज, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा डिमांड होती है लेबर्स की, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की, एज कंपेयर टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ज्यादा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाता है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट है सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग।
हमने पिछले चैप्टर एग्रीकल्चर सेक्टर में पढ़ा था कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करना है तो उसमें मॉडर्नाइजेशन लेके आना पड़ेगा। मॉडर्नाइजेशन किसमें? मॉडर्नाइजेशन इन द टेक्नोलॉजी यूज फॉर द कल्टीवेशन, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इन किस्म की जो कैपिटल गुड्स है उनका इस्तेमाल करना जरूरी है एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करना है तो अब इन चीजों को प्रोड्यूस कौन करता है, कौन तैयार करता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर ही तो तैयार करता है। सो बेसिकली अगर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को भी ग्रो करना है, उसमें भी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो भी तो आपकी इंडस्ट्रीज में तैयार होती है। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स की जरूरत होगी, उससे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ये तैयार कौन करते हैं सारी चीजें? ये सारी चीजें भी तो इंडस्ट्रीज में ही तैयार होती है। सो जो बेसिक चीजें चाहिए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, वो चीजें भी इंडस्ट्रियल सेक्टर ही प्रोवाइड करवा रहा है। दैट इज द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है, तो फोर्थ पॉइंट है इम्पार्ट डायनामिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस। इम्पार्ट डायनामिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस, इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर से देखो, ग्रोथ तो एग्रीकल्चर सेक्टर से भी होती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी होती है, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ के प्रोसेस में नए नए डायमेंशंस ऐड कर देता है। क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर ग्रोथ होगी तो वो एक लिमिटेड ग्रोथ है, वन डायरेक्शनल ग्रोथ है। भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ होगी तो क्या ग्रोथ होगी? इतना ही तो होगा कि जो फसल पहले बो रहे थे अब उन्हीं फसल की ज्यादा उपज हो जाएगी। जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं। सो नए नए प्रोडक्ट्स आने का मतलब ये है कि ग्रोथ प्रोसेस के लिए नई नई डायमेंशंस, नए नए डायरेक्शंस इंक्लूडेड होते जा रहे हैं। ये क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ आपके सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही है कि वो नई नई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाते हैं, नई नई डायरेक्शंस, डायमेंशंस ऐड करते हैं ग्रोथ प्रोसेस में। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, फिफ्थ पॉइंट, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी रेज करता है, लोगों का जो रहन सहन है उसको इंप्रूव करता है। वो कैसे इंप्रूव करता है? देखो अगर हम लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कब इंप्रूव होगा, या किसका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव माना जाता है? लिविंग स्टैंडर्ड उसका इंप्रूव माना जाता है, जैसे आज की कंडीशन में बात करें तो जिसके पास सैनिटाइजर्स की फैसिलिटी है, कह सकते हैं कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड हाई है। जो प्यूरिफाइड वाटर पीता है, भाई आरओ फैसिलिटी अवेलेबल है जिसके पास। गर्मी की बात करें तो एसी फैसिलिटी या फिर ऐसी फैसिलिटी जो गर्मी को दूर कर सके। ये सब बेसिक चीजें क्या है? भाई किसी के पास हेल्थ फैसिलिटी ज्यादा है, ये सब लिविंग स्टैंडर्ड का पार्ट है। तो ये चीजें कहां से प्रोवाइड हो रही है? ये चीजें भी तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ही प्रोवाइड करवा रहा है। सो बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करता है। साथ ही साथ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई कोई सभ्य तरीके से एक सोसाइटी तैयार हो जाए, वो सिविलाइजेशन। तो ये सिविलाइजेशन को भी तैयार कर रहा है। कैसे? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ग्लोबलाइजेशन आया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुए हैं, तो एक पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी क्रिएट हो चुकी है। सो ये भी एक इसकी इंपॉर्टेंस है। 6 पॉइंट बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर से इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ग्रोथ होती है। अब पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहली बात तो यही आ जाती है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर वो बेसिक फैसिलिटीज है जो कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए जरूरी है। दो टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर हमने पढ़े थे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। दोबारा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट को। बेसिक चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं इस पॉइंट में कि हमने ये जरूर पढ़ा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बैकबोन हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है। और हमने तो पढ़ ही रखा है कि इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली लीड्स टू दी ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री। एग्रीगेट डिमांड में भी पढ़ा था हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में। तो यहाँ पे ये बताया है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है या इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ।
क्योंकि इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत के लिए इंडस्ट्रीज की ग्रोथ की जरूरत है। जैसे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी फैसिलिटीज आती है। अब इनका यूज इंडस्ट्रीज करती है अपने गुड्स को तैयार करने में और एक्सपोर्ट करने में। और ये रोड्स जो तैयार किए हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की, ये कौन कर रहा है? ये भी तो इंडस्ट्रीज ही क्रिएट कर रही है। सो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने वाली भी इंडस्ट्रीज है और उसका यूज करने वाले भी इंडस्ट्रीज है। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, सो हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें इंपॉर्टेंस में, आपके बुक में पॉइंट लिखा है इंडस्ट्रियलाइजेशन अ सीने क्वा नॉन ऑफ ग्रोथ। अ सीने क्वा नॉन, इसका मतलब होता है एन एसेंशियल कंडीशन। अगर आप बुक ले रहे हो तो बुक में इसको अंडरलाइन करके लिख सकते हैं। बेसिक पॉइंट ये कह रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन इज एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब अगर किसी भी कंट्री की ग्रोथ करनी है तो उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी कंडीशन क्या है कि देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के किसी भी कंट्री की ग्रोथ नहीं हो सकती। बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ अ कंट्री आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। यानी जितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी एंड वाइस वर्सा। सो ये 7 पॉइंट्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों इतना जरूरी है। हम एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे इस क्लास में, उसके बाद इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। अगला टॉपिक है फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हमने ये पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में कि जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली तो उस दौरान इंडस्ट्रियल ग्रोथ जितनी भी हुई, इन्वेस्टमेंट जितनी भी की गई, वो मेनली पब्लिक सेक्टर ने की, यानी पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट ज्यादा था। सो ये पॉइंट यही बताया है कि इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर की इतनी डोमिनेंस क्यों थी शुरू में इंडस्ट्रियल सेक्टर में, या ये कह सकते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। या क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि व्हाई पब्लिक सेक्टर इज कंसीडर्ड सो इंपॉर्टेंट इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोसेस, कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए पब्लिक सेक्टर क्यों इतना जरूरी माना गया है। सो अगर इस पॉइंट्स की बात करें तो बुक्स में तो आपके 3 पॉइंट्स दिए हैं, मैं आपको 4 पॉइंट बता रहा हूं। और इस 4 पॉइंट को याद करने की शॉर्ट ट्रिक है लूज, LOSE। L स्टैंड्स फॉर लैक ऑफ इनिशिएटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। ये जब मैं आपको वीडियो अपलोड करके दूंगा तो उसमें साथ के साथ नीचे हेडिंग डाल दूंगा आपको, और आसानी होगी समझने के लिए। मैं बता रहा हूं LOSE इसका शॉर्ट ट्रिक है। L स्टैंड्स फॉर लैक ऑफ इनिशिएटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब ये है कि जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी तो उस दौरान ज्यादा डिमांड नहीं थी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे, ज्यादा पैसे नहीं थे तो वो इतनी ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे थे कैपिटल गुड्स की और जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं। अब कोई भी बिजनेसमैन होगा वो इन्वेस्टमेंट क्या सोच के करेगा? वो सबसे पहले तो यही देखेगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि मुझे रिटर्न्स कितने मिलेंगे, कि अगर मैं जो सामान तैयार कर रहा हूँ वो बिक पाएगा या नहीं बिक पाएगा। बेसिकली वो देखेगा कि डिमांड कितनी है मेरे प्रोडक्ट की। तो शुरू में प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को पता था कि उनके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, तो जो बेसिक इंसेंटिव चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो बेसिक मोटिवेशन चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो नहीं था लोगों के पास। इसीलिए शुरू में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स कम हुई थी, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो इंसेंटिव चाहिए उनकी कमी थी। ये पॉइंट था L से, लैक ऑफ इनिशिएटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। अब बात करते हैं O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल वेलफेयर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल वेलफेयर। सिंस इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो सोशल वेलफेयर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है हमारी कंट्री में। और हमने जो ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे उसमें भी पढ़ा था कि सोशल वेलफेयर को इंपॉर्टेंस दी गई है। तो अगर पब्लिक सेक्टर पार्टिसिपेट नहीं करती ग्रोथ प्रोसेस में, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन होता, तो आपको पता है कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जितने भी काम करते हैं दे डू इट फॉर अर्निंग प्रॉफिट, फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ देयर प्रॉफिट, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं वो।
तो उसमें उस केस में सोशल वेलफेयर जो है ना वो पीछे रह जाता है। तो सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करवाने के लिए भी पब्लिक सेक्टर ने डोमिनेंट रोल अदा किया। मैंने आपको एल से पॉइंट बता दिया, ओ से बता दिया, मैं बता रहा हूं एस से। एस स्टैंड्स फॉर शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। ये पॉइंट्स हमने कई बार डिस्कस कर लिया कि एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस दौरान पॉवर्टी इतनी ज्यादा थी, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी वीक थी हमारी कंट्री की कि लोग इन्वेस्टमेंट करने लायक नहीं थे। और मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पे कंट्री को ग्रोथ की ट्रैक पे लेके आने के लिए किक स्टार्ट की जरूरत थी, एक हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, जो प्राइवेट सेक्टर के बस की बात नहीं थी उस दौरान पे। उस दौरान केवल लिमिटेड इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो बहुत बड़े बड़े थे, कोई एक दो ही थे, जैसे टाटास की बात करते हैं हम, वही इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर ओवरऑल इस सक्षम नहीं था, इस लायक नहीं था कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके। तो बेसिकली उनके पास कैपिटल की कमी थी। कैपिटल का मतलब आपको पता है, कैपिटल रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। बिजनेस में जो भी पैसा लगाया जाता है दैट इज एन कैपिटल। तो ये थर्ड पॉइंट था। लास्ट पॉइंट मैं बता रहा हूं ई से। ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का पॉइंट हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ करनी बहुत जरूरी थी ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर इतनी ज्यादा जो है ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोवाइड नहीं करवाता। और क्योंकि हमने पढ़ लिया कि प्राइवेट सेक्टर उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहा था इंडस्ट्रियल सेक्टर की, और गवर्नमेंट ने ये पहचान लिया था कि अगर हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवानी है, ग्रोथ करनी है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा। तो पब्लिक सेक्टर ने खुद अपने हाथ में ये ग्रोथ को लिया। सो ये 4 पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है, या फिर पब्लिक सेक्टर का क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल है, या फिर पब्लिक सेक्टर ने क्यों इतना हैवी पार्टिसिपेशन किया था इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो आज की क्लास में हमने 2 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर देखा था एंड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर देखा था। अब हम अगली क्लास जो लगेगी उसमें देखेंगे कि क्या क्या रिफॉर्म्स आए इंडस्ट्रियल सेक्टर में। जैसे कुछ रेजोल्यूशंस आए थे, लाइसेंसिंग सिस्टम था, टैरिफ्स आए थे, उनके बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।